नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए हम कृषि जगत में हो रही नई नई गतिविधियों की जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किस तरीके से भूमिका निभा रहा है। इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर आशीष पुटानी। आइए आपको इसी की एक खास झलक दिखा देते हैं। नमस्कार। भारत सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चला रही है कई सालों से, और इसमें आज की तारीख में करीब 7 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं। एक 50% किसान मैं बोलूँगा जुड़े हुए हैं और आधे किसान इससे बाहर हैं। इन किसानों को भी आसान दरों पे, ब्याज दरों पे लोन मिल सके, पैसा मिल सके, जिससे कि वो खेती में लगा सकें। इसके लिए सरकार एक बड़ी मुहिम चला रही है, किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान, क्या KCC सैचुरेशन ड्राइव। हम ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारा ये लक्ष्य है कि हम 2.5 करोड़ किसानों को ये कार्ड दे सकें, और इसके लिए सारे बैंकों को, सारे प्रदेश में सरकारों को और जितने भी और हमारे जो एजेंसियां हैं, नाबार्ड है, सबको यहाँ से हमने निर्देश दे दिए हैं। और एक बड़ा अभियान देश में चल रहा है फरवरी के महीने से, और काफ़ी बड़े पैमाने पे किसानों को इसमें कवर भी किया जा रहा है। जितने भी हमारे PM किसान योजना के बेनिफिशियरी हैं, हिताधिकारी हैं, उनके लिए योजना से जुड़ना बहुत सहज है, सरल है। उसके लिए एक पेज का फॉर्म है, और आप जिस बैंक ब्रांच से आपको PM किसान की किस्त मिल रही है वहाँ पर जाएं और एक पेज का फॉर्म भरें और अपने ज़मीन के कागज़ की कॉपी दे दें। आपको 15 दिन के अंदर KCC कार्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे वो किसान भाई जो PM किसान से नहीं जुड़े हुए हैं और KCC बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने काफ़ी सहज कर दिया है। पहले जब किसान KCC बनवाते थे, एक बड़ी शिकायत आती थी कि हमको बहुत समय लग जाता है, 2000 से 5000 रुपये का खर्चा लगता है। सरकार ने सारे खर्चे माफ़ कर दिए हैं। अब किसी तरह का कोई शुल्क देने की ज़रूरत किसान को नहीं है। और जो आप लोन लेते हैं बैंक से, उस पर एक आपको गिरवी रखना पड़ता है, कोई ज़मीन हो, कोई और भी आपको गिरवी रखना पड़ता है। उसके लिए की जो सीमा है बढ़ाकर 1 लाख से 1,60,000 सरकार ने कर दी है, और बैंकों को हिदायत दी है कि आप 15 दिन में, एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के अंदर आप इस KCC कार्ड को किसान को प्रस्तुत करेंगे, उनको देंगे। तो इससे सब मेरे जितने किसान भाई हैं उनके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप इस KCC कार्ड बनवाएं। और जब कार्ड बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक ATM कार्ड की तरह है। आप बैंक में जाके कभी भी ATM मशीन में जाके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। आपकी जो दर है 4% प्रति वर्ष की दर पे आपको इसमें ब्याज देना होगा। और आपको साहूकारों से, जो और लोग गांव में जब आप लोन लेते हैं लोगों से, उसमें भी जो आपकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, उससे आपको छुट्टी मिलेगी, आपको निजात मिलेगी। और आपके जो खर्चे हैं जो किसानी में करते हैं, आपको बीज खरीदना है, आपको खाद खरीदना है, उसके खर्चे आपके कम होंगे, आपका जब ब्याज दर नीचे आ जाएगी। तो मेरा सबसे आह्वान यही है कि सब किसान इसमें आएँ, बैंकों में जाएं। सारे बैंकों के पास फॉर्म हैं और उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको आसानी से इस योजना से जुड़ा जा सके। और जैसा मैंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में हम 2.5 करोड़ किसानों को जोड़ेंगे। एक बड़े तबके को ऑलरेडी जोड़ लिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2.5 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा किसानों को इस योजना में जोड़ सकेंगे। तो मेरा आप सबसे दोबारा ये आह्वान है कि आप बैंक में जाएं और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 4 साल पहले की। इस योजना में किसानों द्वारा देय प्रीमियम को बहुत कम रखा गया, सबसे न्यूनतम दर आज तक की रखी गई है। और किसानों को केवल रबी के मौसम में 1.5%, खरीफ में 2% और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए सबसे ज़्यादा 5% देने की उनको ज़रूरत है। बाकी प्रीमियम जो है भारत सरकार और राज्य सरकारें 50-50 अनुपात में वहन करेंगी। अभी फरवरी के महीने में सरकार ने बड़े व्यापक बदलाव किए हैं योजना में, और इसको किसान हितैषी बनाया है। एक बड़ी मांग किसानों की रही है कि इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया जाए, तो सरकार ने इसको स्वैच्छिक कर दिया है। अब कोई भी किसान अपनी इच्छा से योजना से जुड़ सकता है। अगर उसका मन लेने का नहीं है बीमा, तो जितने भी हमारे ऋणी किसान हैं वो बैंक में लिख के दे दें, वो उनको इस स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। मेरी सब किसानों से ही मेरा आग्रह है कि आप इस योजना से जुड़ें। इसमें आपका फसल का जितना नुकसान होता है उसकी पूरी भरपाई होती है, और हम जो इसमें त्रुटियां थीं, कमियां थीं, समय लगता था आपको बीमा का क्लेम मिलने में, उन सब पे हमने काम किया है। और जितने भी ऐसे
प्रावधान थे उनमें बदलाव किया जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी अपना क्लेम मिल सके। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भाई हैं और राज्य सरकारों का एक अनुरोध रहा है कि इसको 90-10 के अनुपात में चलाया जाए। भारत सरकार ने इसमें बदलाव करके 50-50 अनुपात चेंज करके भारत सरकार जो प्रीमियम की सब्सिडी है 90% भारत सरकार देगी और 10% राज्य सरकारें देंगी उत्तर पूर्व राज्यों के लिए। तो एक बड़ी पहल सरकार ने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ सकें। योजनाओं को और लचीला और सहज बनाया गया है। राज्य सरकारों को और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि और अपने हिसाब से योजनाओं को के कुछ प्रावधान वो बदल सकते हैं और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इसमें उपयोग करने की बात की गई है। बड़े प्रावधान लेके आए हैं इसमें जिससे कि आसानी से सही आकलन करके समय से आपके क्लेम का भुगतान हो सके। तो मेरा ये आग्रह है सब किसानों से कि एक अच्छी योजना है, इससे आप जुड़ें और खुदा ना करे या भगवान ना करे कभी आपका नुकसान हो जाए कहीं पर ओलावृष्टि की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से, आपको पूरे आपके जितना भी आपका खर्च है उसकी भरपाई इस योजना के द्वारा हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें और मैं उम्मीद करता हूं कि सब किसान इस बीमा योजना का लाभ लेंगे और अपनी फसल को सुरक्षित करेंगे। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मुर्गी पालन के बारे में। अगर आप मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं तो जरूरी है कि सही तरीके से देखभाल के बारे में आपको जानकारी हो, और अगर आप आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने की दिशा में मुर्गी पालन को अपनाना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हर छोटी से छोटी बात की जानकारी आपके पास हो। तो फिर आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आप मुर्गी पालन बेहतर तरीके से। पारंपरिक खेती से जीवन यापन तो संभव है, लेकिन आर्थिक संपन्नता कृषि के अभिनवशीलता से ही संभव है। ऐसा ही एक अभिनवशील उद्यम है अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन। मांस के लिए मुर्गी पालन से काफी अच्छी आमदनी होती है, लेकिन अंडा के लिए मुर्गी पालन कहीं ज्यादा कमाई का जरिया बनकर सामने आया है। लेयर फार्मिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अवधारणा है। जनपद सोनभद्र विकास क्षेत्र राबर्ट्सगंज के खुशी गांव के युवा मनीष पटेल एक ऐसे ही उद्यमी हैं जिन्होंने समय के साथ नब्ज को पहचाना और लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन की दिशा में कदम बढ़ाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंडे की मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी दूसरे राज्यों से अंडा मंगाते हैं, जिससे परिवहन खर्च बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को महंगा अंडा खरीदना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित अंडे के परिवहन खर्च को कम करने के बाद अंडा की कीमत कम होनी तय है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया। मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग की अपनी परियोजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। ऋण और सहायता राशि के चलते लेयर फार्म की स्थापना करना काफी आसान हो गया।
अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म अलग तरह का बनाया जाता है। बड़े और हवादार हॉल में छोटे छोटे दड़बे या पिंजरा बनाकर प्रति दड़बे में 5 मुर्गी रखी जाती है। जालीदार पिंजरा ढलान युक्त होता है और उसी में अंडे एकत्र होते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां ही पाली जाती हैं। ये मुर्गियां परिपक्व होने पर 1 वर्ष तक अंडा देती हैं। 1 वर्ष के अपने जीवन काल में एक मुर्गी लगभग 300 अंडे देती है। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों के रख रखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान देना होता है। ये मुर्गियां बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे कि उन्हें रोगों से बचाया जा सके। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार देने से गुणवत्ता युक्त अंडे मिलते हैं। निर्धारित समय पे दिन में 2 बार सुबह शाम मुर्गियों को चारा दिया जाता है। मुर्गियों को स्वच्छ पेयजल देना भी जरूरी है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। मनीष पटेल अपने फार्म की मुर्गियों को पीने के लिए पानी नोजल से उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर मुर्गियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी के टैंक में दवा मिला दी जाती है। जब मुर्गियां पानी पीती हैं तो उन्हें दवा भी पानी के साथ ही मिल जाता है। मुर्गियों को चारा पानी देने की इस अत्याधुनिक प्रणाली के चलते मनीष पटेल को फार्म प्रबंधन में काफी सुविधा होती है और उन्हें अपेक्षित अंडे प्राप्त होते हैं। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों को उनके बीट से दूर रखना जरूरी होता है। मनीष पटेल के फार्म में मुर्गियों का बीट नीचे जमीन पर गिरकर इकट्ठा होता है। इस प्रणाली के चलते मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। मनीष पटेल के लेयर फार्म में इस समय लगभग 10,000 मुर्गियां हैं। अंडा उत्पादन के लिए मनीष पटेल का यह प्रयास आसपास के लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। सच है, अभिनवशीलता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ऐसे उद्यमों से स्थानीय उपभोक्ताओं को जहां गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है, वहीं व्यवसाय की श्रृंखला में जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो फिर आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं।
मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधे ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोए। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में मुहिम है देश को आत्मनिर्भर बनाने की। जी हां, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसकी ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम समय समय पर प्रेरित हो सकें। और इसी के लिए हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तराखंड की एक ऐसी ही कामयाब किसान से जिन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए और सफलता हासिल की। आइए मुलाकात करते हैं सुधा गुणवंत जी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। गांव गुना, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। हर रोज की तरह आज सुबह भी सूरज की किरणें इन वादियों से मिलकर खुश हैं। प्राकृतिक हवाओं के संगीत पर सारा वातावरण झूम रहा है। सड़कें जाग रही हैं और पक्षी टहलने निकले हैं। हर रोज की तरह आज सुबह भी यह हिमालय इस घर के सामने खड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि इस घर ने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि ये घर है सुधा गुणवंत का, जिनके इरादों में आज भी उतना ही जोश है जितना 35 साल पहले था जब वो यहाँ आई थी। सुधा गुणवंत ने अपने घर और खेतों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है और उससे मुकाबला किया है। सुधा गुणवंत यहाँ अपने पति भुवन चंद गुणवंत और बेटे दीपक गुणवंत के साथ रहती हैं। आज वो अपने खेतों में हर तरह के अनाज और सब्जियां उगा रही हैं और उनके बगीचों में हर तरह के फल और फूल खिल रहे हैं। ये उनकी और उनके परिवार की कड़ी मेहनत है जो यहाँ चारों ओर खुशबू बिखेर रही है। आज भी ये है कि मतलब 10 लोग हमारे घर में देखने के लिए आते हैं। जिले स्तर से आते हैं, ब्लॉक स्तर से आते हैं, राज्य स्तर से आते हैं। इन पहाड़ों पर ज्यादातर लोगों के पास उनके खेत होते हैं, वही उनके जीने का सहारा होता है। पर कभी मौसम की मार, कभी जानवरों का खतरा और कई तरह की मुश्किलें यहाँ के किसानों के हौसलों को तोड़ देती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं गांव से शहर की ओर पलायन करने को। गुना गांव, जहां कभी 50 से भी ज्यादा परिवार रहते थे, आज सिर्फ 15 बचे हैं। लोग हार मानकर शहर की ओर जाते रहे, पर सुधा गुणवंत और उनके परिवार ने हर मुश्किल का सामना किया और लड़ाई के इस मैदान में डटे रहे। 1980 में सुधा गुणवंत यहाँ शादी करके रहने आई। सिर्फ हाई स्कूल पास सुधा को
उनके पति भुवनचंद ने आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुधा ने यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और जूनियर टीचर की नौकरी के लिए आवेदन भरा, जिसमें उनका चयन भी हो गया। पर तभी उनके ससुर का देहांत हो गया। ससुर के देहांत के बाद खेतों की सारी जिम्मेदारी सुधा के पति भुवनचंद के कांधों पर आ गई। पति के संघर्ष को देख सुधा ने फैसला किया कि वो कभी नौकरी नहीं करेंगी और अपने पति के साथ खेतों में उनका हाथ बटाएंगी। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। शुरुआत में मंजिल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। नजर आ रहा था तो बस परेशानियों से घिरा एक लंबा रास्ता, जिस पर गुणवंत परिवार को चलना था, बिना किसी सहारे के। पहाड़ों पर खुद को पालना बंजर जमीन पर खेती करने जैसा था। गुणवंत परिवार के सामने लोग टूट रहे थे। पहाड़ों पर अपनी जमीन को छोड़कर लोग शहर की ओर जाने लगे, पर सुधा गुणवंत और उनका परिवार पीछे लौट जाने की बजाय इन पथरीली राहों पर आगे बढ़ते रहे। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्कियाँ होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। गुणवंत परिवार की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुधा गुणवंत ने बागबानी के साथ साथ पशुपालन का काम भी शुरू किया। पशुपालन के काम में उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन बागबानी में कई तरह की अड़चनें सामने आ रही थीं। सुधा ने हर समस्या को समझा और उसे एक एक कर सुलझाने की कोशिश की। घर के काम के साथ साथ बागबानी की नई तकनीक भी सीखी। जगह जगह जाकर कृषि से संबंधित ट्रेनिंग ली। वक्त लगा, पर आज उन्होंने अपने बाग और खेतों को उजड़ने से बचा लिया है। जो उनकी इच्छाएं थी उनको दमन करके हमारी इच्छाओं पर उन्होंने मतलब वह पूरा सहयोग किया, तो इसके लिए तो उनको धन्यवाद है ही है। 90 के दशक में मतलब काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था हम पे भी, क्योंकि हमें विश्वास हो गया था कि अब यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। जो बेमौसमी फसलें हुआ करती हैं सब्जी की, कैश क्रॉप जो नगदी फसलें हैं, उस पर भी हमने नगदी फसलों से फिर काम करना शुरू कर दिया था हमने उद्यान क्षेत्र में। तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई। सुधा गुणवंत के 4 बच्चे हैं। 2 लड़कियों और 1 लड़के की शादी हो चुकी है। अब यहाँ सिर्फ उनके साथ उनका छोटा बेटा दीपक रहता है, जो उनके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। दीपक अपने माता पिता से बागवानी के गुण सीख रहा है। वो अपने माता पिता के साथ कृषि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता है। गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना या कोई भी फसल है, फसल का बीज डालना, उनको सीख रहा हूँ। धीरे धीरे भी मैं भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर जैसे कि सब्जियों का हो गया और पेड़ों का, उद्यान का हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस है मेरा। और फ्लोरिकल्चर, फ्लावर पे काम करने की मैंने सोचा किया, कर भी रहे हैं। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। संघर्ष आज भी है, लेकिन साथ ही है उसका मीठा फल भी, जिसे खाने की गुणवंत परिवार को अब आदत हो चुकी है। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण शिविर में सुधा को आमंत्रित किया जाता है।
ताकि कृषि से संबंधित अपना ज्ञान वो दूसरों को भी दे सकें। इसके अलावा सुधा को पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में उनके काम की सराहना करते हुए कई तरह के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी जा चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी हमारी सफल किसान की दास्तान। हम उम्मीद करते हैं इनकी सफलता की कहानी को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित होंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें। प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गूंथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। आप भाभी के साथ जाइए और पूजा करके आ जाइए, और इसकी तरफ से भी माफी मांग लीजिएगा, जैसे माफी की सख्त जरूरत है। पारो बहू कितने की पड़ी? 4-5 लाख तो लिए होंगे इसके माँ बाप ने। अगर मैं समय पर ना आता तो आज मुंह दिखाने लायक ना। अभी सब लोग मुंह दिखाई करेंगे थारी। एक नई सुबह। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।